नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं मौजूदा हालात पाकिस्तान के बारे में। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है और कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता है। आखिर पाकिस्तान ऐसी अवस्था में कैसे पहुंचा, इसके पीछे के क्या कारण हैं और अगर पाकिस्तान में सब कुछ ठीक रहा तो वो कैसे अपनी इकोनॉमी को वापस बचा सकता है, इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं जितेंद्र ओझा जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर, पाकिस्तान आज जिस सिचुएशन में है, आखिर उसके पीछे क्या कारण है, वो कैसे इस सिचुएशन में पहुंचा है? देखिए, पाकिस्तान को इससे भी बुरे सिचुएशन में होना चाहिए था, क्योंकि आप देखिए कि ये कि नॉर्मल स्टेट है ही नहीं। कि भारत के साथ जब विभाजन होता है तो एक तिहाई फ़ौज, उससे भी अधिक फ़ौज उसके पास जाती है, जबकि पॉपुलेशन के टर्म्स में आप देखें कि हमसे बहुत ही छोटा था, लेकिन इतनी बड़ी फ़ौज। लेकिन हुआ क्या कि उनके पास सबसे उपजाऊ ज़मीन गई, बहुत हेल्दी पॉपुलेशन गया और बहुत कम प्रेशर रहा उनके ऊपर। तो इन लोगों ने गवर्नेंस को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। वो आराम से जो है फ़ौज वहाँ के हर तरीके का क्राइम करती रही, और यहाँ तक कि भारत की ज़मीन से जो है ऑर्गेनाइज क्राइम के ज़रिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे लूटे जाते रहे और हमें बहुत परेशान किया जाता रहा। लेकिन चूंकि आप अगर कोई काम करेंगे ही नहीं तो क्या होगा? ठीक है, वहाँ के किसान जो है थोड़ा बहुत वो काम करते थे, ज़मीनें जैसे मैंने कहा कि बहुत फर्टाइल थी, और रिसोर्सेज जो है नेचुरल रिसोर्सेज वो पकड़ के बेच दिया करते थे। बलूचिस्तान को उन्होंने इंटरनली कॉलोनाइज़ कर रखा है, तो कई एक मिनरल रिसोर्सेज जो है आप देखें कि बलूचिस्तान और दूसरे एरिया के वो लगातार उसको वो बेच के काम चला रहे थे और भीतर से ये चल रहा था। लेकिन इन्होंने कोई लैंड रिफॉर्म नहीं किया, कोई आप देखें कि जो भी कुछ इरिगेशन में डेवलपमेंट हुआ था वो आज़ादी से पहले का हुआ हो रखा था, वही चलता रहा। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी भी रिव्यू नहीं की, तो बहुत सारा पानी भी हमारी तरफ से उनको जाता रहा। तो इन्होंने कोई काम नहीं किया जो जिसे गवर्नेंस कहा जा सके, जिसमें उन्होंने सुधार लाए। और उनके एलीट जो है वो अपने तरीके से याशी की ज़िंदगी जीते रहे। फ़ौज का जहाँ तक सवाल है, बहुत ही ओवरसाइज्ड आर्मी, जैसे मैंने कहा कि 1/3 से भी अधिक फ़ौज उनके पास जाती है, जो अनडिवाइडेड इंडिया की फ़ौज जो होती है। और देखिए कि कितनी कम ज़मीनें उनके पास होती थी, कितने कम पॉपुलेशन होता था। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि पूरी तरीके से जो है प्रेशर धीरे धीरे करके बनता गया। शुरुआत तो बहुत अच्छा रहा कि जैसे मैंने कहा कि ज़मीनें बहुत अधिक, उपजाऊ बहुत अधिक ज़मीनें, लोग बहुत कम, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत कम। लेकिन कब तक ऐसे चल सकता है? जब और उसके बाद फ़ौज के लूट मार करने का अपना अलग तरीका रहा। जितने प्राइम लैंड रहे वो फ़ौज लूट लेती रही, हर तरीके के बिज़नेस में फ़ौज जाती रही। फ़ौज कोई कंट्रीब्यूट तो करती नहीं है, वो तो लूटती है। ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ क्राइम के ज़रिए दूसरे देशों से लूटा। ड्रग का जैसे उन्होंने बिज़नेस करना शुरू किया, तो अफ़गानिस्तान में सबसे महंगी ड्रग्स होती है, तो उसका वो बिज़नेस करते रहे। लेकिन आम जनता के लिए कोई बेहतरी नहीं हुई। न तो उनको स्किल डेवलप करने की कोशिश की गई, न उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी गई, और हेल्थ वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और आप देखिए कि भीतर में क्या करते रहे ये कि लोगों को खुश करने के लिए टैक्स भी नहीं दिया इन्होंने। और जो अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, वो तो कोई टैक्स देते ही नहीं हैं। उनकी स्थिति ऐसी है, जो आप देखिए कि जो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पहले की जो स्थिति थी, वैसी ही स्थिति पाकिस्तान में कई सालों से बनी हुई है कि जो अमीर लोग हैं वो बिल्कुल टैक्स नहीं देते हैं। वो पूरी तरीके से पूरे सरकारी खजाने को जिस तरीके से लूटा जा सकता है वो लूट रहे हैं, और जनता को गुमराह करने के लिए भारत के प्रति नफ़रत, हिंदुओं के प्रति नफ़रत और घृणा और जिहाद का उन्होंने एक दे रखा है, एक ड्रामा कर रखा है कि जिहाद के नाम पे जनता को बेवकूफ़ बनाते रहें। तो इस तरीके से कुछ लोगों को तो आप थोड़े दिन बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन परमानेंटली सारे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो वो अपने ही जनता को बेवकूफ़ बनाते बनाते पाकिस्तान जो है वो फंस गया है बुरी तरीके से। और इसके लिए अगर कोई एंटिटी जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान की फ़ौज जिम्मेदार है, और उसके जो है पिट्ठू किस्म के जो पॉलिटिशियन हैं, जो फ़ौज की हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं। नॉर्मल पॉलिटिक्स तो है नहीं। तो ये लोग जिम्मेदार हैं कि इन लोगों ने मिल के, दोनों ने मिल के क्या काम किया है कि दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव एरिया को तबाह कर दिया और उसे भुखमरी की तरफ लेके जा रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी दुनिया को बेवकूफ़ बना के वो अपना धंधा पानी शुरू करते रहेंगे और जारी रखेंगे। तो समस्या ये है रेणु जी। जी। सर, इस समय पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे भी हालात हैं। सिंध, बल्टिस्तान ये अपनी अपनी डिमांड कर रहे हैं, अलग होना चाहते हैं। तो क्या ये कारण भी हो सकता है ऐसे सिचुएशन के लिए जो आज परिस्थितियां हैं?
देखिए, दुनिया ह्यूमन राइट्स की बात करती है, लेकिन कभी भी जो है पश्चिम के देशों ने पाकिस्तान के भीतर ह्यूमन राइट्स की बात बिल्कुल नहीं की। जिस तरीके से बलूचिस्तान को आप देखें कि इंटरनली कॉलोनाइज कर लिया गया है, सबसे बड़ा लैंड मास देखें तो बलूचिस्तान का है। बलूची कभी भी जो है पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। वही हाल बहुत बड़ा हिस्सा फ्रंटियर गांधी का आप देखें कि खुदाई खिदमतगार वाले जो फॉलोवर थे, एक बहुत बड़ा जो है ये पठान लोग जो थे, वो भी नहीं रहना चाहते थे। उनका एक तबका तो अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर रहना चाहता था और एक तबका आज़ाद होना चाहता था, और हो सके तो वो भारत के साथ मिलकर रहना चाहता था। हम लोगों ने 1947 में इन दोनों को का जो है साथ नहीं दिया। बहुत हमने इनके साथ गलत किया, बलूचियों के साथ भी और पठानों के एक हिस्से के साथ भी। तो इन्होंने, पाकिस्तान ने क्या किया कि एक इस्लाम का नाम लिया और बहुत तरीके से रेडिकलिज्म फैलाना शुरू किया कि कोई भी आदमी आज़ादी की और गवर्नेंस की बात नहीं कर पाए। तो एक तरीके से उन्होंने उसको सप्रेस किया। फ़ौज इनकी ओवरसाइज रही है, तो इन्होंने क्या काम किया कि जो लोग किसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं को नहीं मारा, पूरे आम जनता को जो है इन्होंने कुचल के रख दिया। जो बलूचिस्तान की बात करें, ख़ास करके बलूचियों की, कि निर्दोष लोगों को भी इतना आतंकित किया कि कोई भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। सिंधियों को वो इंसान समझते ही नहीं है। मुहाजिर जो गए हैं भारत से, उनको आज तक मुहाजिर कहा जाता रहा है। तो ये जो है कुल मिला के एक ढोंगी किस्म का नकली स्टेट है, जिसमें एक पाकिस्तानी पंजाबी वहाबी किस्म के या देवबंदी किस्म के जो लोग हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये गृह युद्ध की स्थिति तो हमेशा से पाकिस्तान में रही। आप देखें कि इनके आज़ादी के एक हफ्ते बाद ही बलूचियों ने पाकिस्तान का झंडा खोल के उतार के जला दिया था, और वो कह रहे थे कि उन्हें पाकिस्तान में नहीं शामिल होना है। न तो पश्चिम ने कभी उनका साथ दिया, न भारत की तरफ से कोई मजबूत नैतिक मदद भी मिली उनको। और पाकिस्तान का अपना एक तरीका ये रहा कि वो हर किस्म का आतंकवाद करके जो है ये भीतर के, पाकिस्तान के भीतर जो डिसिडेंट है उनको दबाते रहे हैं। तो पाकिस्तान का इस रूप में एग्जिस्ट करना एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। हम लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान टूटे या जो भी है, लेकिन पाकिस्तान में इंसानियत का आना बहुत ज़रूरी है। कि वो, चलिए हिंदुओं से तो नफ़रत करते ही करते हैं, अपने भीतर वो, इनको जो अहमदिया है उनको इंसान नहीं समझते, शिया को कहते हैं कायनात का सबसे बदतरीन काफिर है, दाऊदी बोहरा को, मेमन को, किसी को वो मुसलमान नहीं मानते हैं। तो ये जो है पाकिस्तान की फ़ौज का जो एक अलग पावर सेंटर है कि हर किस्म के ग्लोबल क्रिमिनल ग्रुप्स और भीतर के इंटरनल रेडिकल मुल्लाज, इनके साथ मिल के उसने एक आतंकी स्टेट खड़ा किया है, एक आतंकी फ़ोर्स खड़ा किया है, और पूरी दुनिया उसको लेके जो है शांत है कि पश्चिम के लोगों का अपना तरीका है और चीन जो है उसकी मदद कर ही रहा है। भारत में छुटपुट आवाज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी कोई मजबूत आवाज़ आती नहीं है। और हमारे यहाँ कई एक लोग हैं, कई एक तबके हैं सरकार के भीतर और सरकार के बाहर, जो हर तरीके से पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टेट की ये जो क्लैंडस्टाइन एम्पायर है उससे कहीं ना कहीं उसकी वो मदद करते रहते हैं। तो इस स्थिति में जो आप कह रही हैं गृह युद्ध का आना, गृह युद्ध तो बहुत दिनों से चल रहा है, गृह युद्ध जैसी स्थिति काफ़ी दिनों से बनी हुई है। ये जो है, चूँकि ये आर्टिफिशियल स्टेट है, ज़बरदस्ती तरीके से उन्होंने इसको रोक के रखा हुआ है, तो संभव है कि थोड़े बहुत तनाव दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन तालिबान के साथ रिलेशन ख़राब होने के बाद से ज़्यादा ये चीज़ें आ रही हैं कि गृह युद्ध हो सकता है, क्योंकि पेशावर में अभी फिर से हमला हुआ, 100-150 लोगों की मौत हो जाती है। और नमाज़ पढ़ते हुए वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने खुद कहा कि हमारे पड़ोसी जो दुश्मन मुल्क है वहाँ पर नवाजियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन है। देखिए, मैंने कई एक चैनल पे, आपके चैनल से पहले कहा, जब ये अफ़गानिस्तान में अमेरिका जाना शुरू किया, कि इस किस्म के ग्रुप्स को हमेशा यूनिफाई करके नहीं रखा जा सकता है। आज या कल जो है उनके साथ डिफरेंसेस आने ही आने हैं। डिफरेंसेस आइडियोलॉजी को लेके होते हैं, इंटरपर्सनल इश्यूज़ हैं उसको लेके होते हैं, या जो एक अंडरहैंड इनकम है, एक अंडरहैंड बूटी है या अंडरहैंड क्राइम एम्पायर है, उसको लेके डिफरेंसेस होते हैं। तो मैंने कहा आज या कल जो है पाकिस्तान के डिफरेंसेस तालिबान से होने ही होने हैं, और तालिबान भीतर से भी टूट सकता है। उनके भीतर में भी कई एक वजह हो सकती है कि वो स्प्लिट कर जाए, कि कोई मोरालिटी की कोई वजह तो होती नहीं है। तो तालिबान के साथ डिफरेंसेस बहुत ही इनेविटेबल थे, चाहे वो शॉर्ट टर्म में नहीं आते तब भी इनेविटेबल थे। तो ये डिफरेंसेस तो आए ही आए। जहाँ तक नमाज़ पढ़ते वक्त जो है अटैक करने की बात है, तो ये पाकिस्तान का पुराना रवैया रहा है। जो पाकिस्तानी ग्रुप रहे हैं वो कभी किसी को नहीं बख्शते हैं, वो नमाज़ पढ़ते वक्त ही वो अटैक करते हैं, और ख़ास करके शियाज़ को, हजारस को, उनके नमाज को तो ये इबादत भी नहीं मानते हैं। तो ये जो है ट्रेंड ही शुरू किया गया है पाकिस्तानी आईएसआई के ज़रिए, ख़ास करके अपने जो प्रॉक्सी
रेडिकल ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके ज़रिए उन्होंने ट्रेंड शुरू किया है। तो ये उन्हीं के ही आप देखें कि पिट्ठू कहें या उन्हीं के ही बनाए हुए फोर्सेस कहें, जो वही काम किए जा रहे हैं कि न तो उसको नमाज से लेना देना है, न किसी इंसान से लेना देना है, न किसी अल्लाह से या किसी भी डिवाइन फोर्स से उसका लेना देना है। वो अपने सामने एक दूसरे किसी को कुछ नहीं समझते और अपने हित के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये माहौल का पूरी तरीके से ख़राब किया जाना, ये पाकिस्तानी आईएसआई की क्रिएशन है। तो ये उन्हीं की करतूत जो है उनके सामने नज़र आ रही है। सर, आईएसआई के अलावा भी जिस तरह से वहाँ की सरकारें अल्पकालीन रही हैं, पूरा कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाई हैं, तो इस चीज़ ने किस तरह से पाकिस्तान की आज की स्थिति पर प्रभाव डाला है सर? देखिए, सरकारों से लेना देना नहीं है। वहाँ पे जो भी सरकार आए, ठीक है, कुछ म्यूनिसिपल गवर्नेंस और कुछ थोड़ी बहुत जो है गार्बेज कलेक्शन और कुछ थोड़ा बहुत रोड डेवलपमेंट वगैरह में थोड़ा बहुत वो काम कर सकती है। लेकिन मेन नेशनल पॉलिसी, नॉट ओनली वो कश्मीर पे हो या फॉरेन पॉलिसी हो या सिक्योरिटी पॉलिसी हो या डिफेंस का बजट हो, इस पे तो कोई भी पाकिस्तान की सिविलियन सरकार को अधिकार कभी नहीं रहा कि वो उसमें वो छेड़छाड़ कर सके या हिस्सा ले सके। लेकिन कुल मिला के आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में कभी रही नहीं, क्योंकि आर्मी ने क्या काम किया कि किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट को आने ही नहीं दिया। उनको लगता रहा कि अगर सिविलियन गवर्नमेंट आती है और वो गवर्नेंस पे ध्यान देती है, वो जो है रेडिकलिज्म पे थोड़ा सा लगाम कसने की कोशिश करेगी या रूल ऑफ लॉ लाने की कोशिश करेगी या भारत के साथ संबंध बेहतर करने की बात करेगी या किसी और के साथ संबंध बेहतर करने की बात करेगी, तो इन तमाम चीज़ों से पाकिस्तान की फ़ौज का जो वर्चस्व है राजनीति में वो कम होगा। तो इस वजह से वो आप देखें कि म्यूज़िकल चेयर्स खेलते रहते हैं। नवाज़ शरीफ को हरा के उन्होंने इमरान खान को लाया। सारी दुनिया ने कहा कि ये स्टोलन रिजल्ट्स हैं, इमरान खान की कोई ये नहीं थी। फिर इमरान खान सबसे बड़े पिट्ठू बन गए पाकिस्तानी फ़ौज के। बाद में जब उन्होंने चू चू करना शुरू किया तो उनको निकाल बाहर किया और फिर शहबाज शरीफ को ला दिया। तो देखिए, सवाल इसका नहीं है, ये जो अल्पकालीन सरकारें रह रही हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या का आप कहें कि रिफ्लेक्शन है कि कोई भी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट वहाँ पे आके चल ही नहीं सकती है। तो जो मूल कॉन्ट्रडिक्शन है, वो कॉन्ट्रडिक्शन के मूल में है एक ओवरसाइज्ड आर्मी जो पॉलिटिकली एम्बिशियस है, कमर्शियली वो एक मर्सनरी की तरह काम कर रही है और वो सिर्फ जो है नफ़रत के बुनियाद पर भारत के ख़िलाफ़ और गैर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के बुनियाद पे नफ़रत फैला के अपना वर्चस्व बनाए हुए है। और जब तक ये रहेगा तब तक पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम की चीज़ आनी नहीं है और क्राइसिस तो होनी ही होनी है। सर, फिर अभी के हालात में पाकिस्तान आर्मी कहाँ चली गई है? बिल्कुल सन्नाटे में है, कहीं कोई उसका बयान नहीं आ रहा और जो आईएसआई के जो चीफ हैं वो भी गायब हैं। सारे लोग, कोई भी इस समय एक भी खबर नहीं आ रही है सर कि पाकिस्तानी आर्मी ने मौजूदा हालात के ऊपर कोई भी बयान दिया हो या फिर उन्होंने अपने हाथ में ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोचा हो। देखिए, ये सिचुएशन उनसे हैंडल नहीं हो सकता है। पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को जो मामलूक मंगोल जो परंपरा रही उसका जो है अपने आप को इनहेरिटर कहती है या उसकी लेगेसी की वो क्लेमेंट मानती है। और मामलूक मंगोल परंपरा क्या है कि आप देखें कि जो टर्किक मामलूक थे, जो मामलूक वो लोग होते थे जो लड़ाई करने के लिए जिनको ख़रीद लिया जाता था, जो गुलाम वंश जिसकी आप बात करते हैं, तो ये गुलाम कस्म के ये मर्सनरी फोर्सेस होते थे। मंगोल का भी वही था। इनको गवर्नेंस नाम की चीज़ आती ही नहीं थी। ये तो छुप के रहना और छुप के जाके दूसरे को लूट लेना, उसका सामान छीन लेना और उसकी बेसिस पे अय्याशी करना। तो जो पाकिस्तानी आर्मी है वो अपने आप को मंगोल और मुग़ल और ये सब जो बातें कहती हैं, लड़ाई करना और लूटना, कोई गवर्नेंस जो है उनके जीन्स में नहीं था। तो ये अपने आप को उसका इनहेरिटर कर रही है। अभी जो है वो नज़र नहीं आ रही क्योंकि बयान देने से तो कुछ होगा नहीं, लोग उसके बारे में बात ना करना शुरू करें, तो इसलिए वो बैकग्राउंड में छुपे हुए हैं कि वो ठीक रहा किसी के भी माथे पे फोड़ दें। इमरान खान के सर पे फोड़ा उन्होंने कुछ, फिर इसके बाद शहबाज शरीफ का इनके ऊपर भी फोड़ के वो धीरे से निकल सकते हैं। और तीसरा जो ध्यान रखने की बात है कि कोई ऐसा वो कॉन्फ्लिक्ट या कुछ चीज़ें कर सकती हैं जिसके ज़रिए वो जो है भारत के साथ फिर नफ़रत फैला करके अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने की कोशिश करेंगी। आप देखिए कि इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद कश्मीर में जो उनके द्वारा इंस्पायर किए हुए अटैक है वो रुक नहीं रहे हैं, तो वो रोकेंगे नहीं, वो जो है वो चलता रहेगा। तो इस बात से भारत के बहुत से लोग थोड़े से भावना में आ चुके हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो बुरी स्थिति में है। और हमने भी कहा कि पाकिस्तान की जनता के लिए जो है भारत को कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन तब तक कोई बात नहीं हो सकती है जब तक पाकिस्तान की फ़ौज की जो साइज़ है वो 10 गुना कम न कर दी गई। अगर आज उनकी 10 यूनिट है तो उसको 1 यूनिट या उससे भी कम करने की
कोशिश करने की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। इकोनॉमिक रिफॉर्म ही नहीं, पॉलिटिकल रिफॉर्म भी करने की ज़रूरत है। जैसे लैंड रिफॉर्म की बात हम लोग कहते हैं कि एक भी लैंड रिफॉर्म पाकिस्तान में नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को गुलाम बना के रखे हुए हैं और उनको वो उम्मीद देते हैं कि तुम हिंदुओं को गुलाम बना लेना। और खास करके जो उनकी जो पढ़ाई है, जो उनकी जो प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडा में जो गैर मुसलमान लोग हैं उनकी संपत्ति को लूट लेना, उनके एबल बॉडीड मेल को गुलाम बना देना, उनकी महिलाओं को कब्जा कर लेना, ये सब जो है आज भी उनके मदरसों में और मस्जिदों में पढ़ाया जा रहा है। ये दूसरी बात है कि वो गैर मुसलमान बेचारे बचे ही नहीं कि जिसको वो गुलाम बना सके। तो इस गंदी और घिनौनी सोच के ऊपर ये पाकिस्तानी स्टेट बना हुआ है और उस पाकिस्तानी स्टेट का ये जो है कस्टोडियन या प्रोटेक्टर जो भी कहें, ये पाकिस्तानी आर्मी है। तो उससे आप कुछ बेहतरी की उम्मीद ना करें। वो चुपचाप ज़रूर बैठे हुए हैं, लेकिन मौका मिलते ही वो कुछ न कुछ जो है आप परवर्स एक्टिविटी करेंगे ही करेंगे। और ख़ास करके भारत के ख़िलाफ़, ख़ास करके गैर मुसलमानों के ख़िलाफ़, ख़ास करके माइनॉरिटी मुसलमान जो है, जो सो कॉल्ड लिबरल मुसलमान हैं, उनके ख़िलाफ़। तो इनसे जो है पाकिस्तान के में जो भी सेंसिबल लोग हैं, 2-4% अगर बचे हुए हैं, तो उसको संभल के रहने की ज़रूरत है। सर, मौजूदा हालात में देखा जा रहा है कि चाइना ने अभी $700 बिलियन की हेल्प की है, उज़्बेकिस्तान ने भी हेल्प किया है, ईरान ने भी हेल्प किया है। तो क्या लगता है कि ये लोग अपना कर्ज कैसे चुका पाएंगे? क्योंकि जब तक स्थायी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ये कैसे हालात बदलेंगे? अभी हाल फिलहाल में ये भी खबर आ रही थी कि शहबाज शरीफ अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तो इस्तीफ़ा देने से क्या हो जाएगा? क्या आर्थिक संकट जो इस समय जो 40% महंगाई चली गई है, क्या वो ठीक हो सकती है? इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, चीन को आवश्यकता है पाकिस्तान की और इस वजह से वो खुद भी दे रहा है और तमाम दूसरे देशों पे दबाव बनाए हुए है कि वो लोग भी पाकिस्तान को एड दें। तो ये जो है पाकिस्तान के की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको बेल आउट करने की चीन की ये कोशिश है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि चीन कभी भी किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देता है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एलीट है वो कुछ भी बेचने को तैयार है, चाहे पाकिस्तान की सॉवरेंटी ही क्यों ना हो। पाकिस्तान के औरतें तक बेच रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तादाद में औरतें चीन भेजी जा रही हैं और वो चीनियों से शादी करके वो बेहतर नस्ल चीन वाले अपने लिए पैदा कर रहे हैं। तो ये आया नहीं है, कई एक जगह मीडिया में आया है, पाकिस्तान की मीडिया में, और यहाँ पे भी आया है कि वो औरतों को भी बेच रहे हैं अपने यहाँ से। तो आप देखिए कि पाकिस्तान किस हद तक गिर गया है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि क्या इनके इस्तीफ़ा देने से या किसी और वजह से स्थिति बेहतर होगी, लग नहीं रहा है कि इस्तीफ़ा देने से बेहतर होगी। ये जो है अब स्थिति यहाँ से ख़राब ही होनी है कि क्योंकि जिस किस्म के बदलाव करने की ज़रूरत है उस बदलाव के लिए शायद पाकिस्तान तैयार नहीं है। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ चले भी जाते हैं, कोई और भी आता है, तो एक स्टेबल सिविलियन गवर्नमेंट का जो कि अपने नेशनल एजेंडा पे फोकस कर सके, डेवलपमेंट पे फोकस कर सके, उसकी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। और पाकिस्तान की आर्मी जब तक डोमिनेंट पोजीशन में रह रही है तो उसका एजेंडा यही होना है कि किसी तरीके से चीन के साथ अंडर हैंड डील कर लो, हो सके तो अमेरिका के साथ भी कर लो, सऊदी के साथ कर लो, किसी और के साथ अंडर हैंड डील कर लो, अपने आप को मजबूत रखो। और जो पाकिस्तान के आवाम है उनको एक तरीके से नशे के रूप में आप एक इंटॉक्सिकेंट के रूप में जो है नफ़रत दो, जिहाद का नशा दो, हिंदुओं के ख़िलाफ़ उनको भड़काओ। तो ये बातें जो है अब आज के हालात में चलने वाली नहीं है, क्योंकि आज के हालात में बहुत ही रेडिकल इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। आप अपने शॉर्ट टर्म में कहें या लॉन्ग टर्म में कहें कि भाई एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर पा रहे हैं आम लोगों के लिए, लोगों को हेल्थ केयर कितना प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एजुकेशन दे पा रहे हैं कि नहीं, लोगों के स्किल डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इन तमाम चीज़ों पे फोकस फ़ौज की हो नहीं सकती है। फ़ौज का है कि जितने अच्छे ज़मीनें हैं उसको पकड़ के धीरे से कब्ज़ा कर लो, जो भी प्रॉफिटेबल PSU के बराबर की कुछ ये है उसको पकड़ के ले लो और अपने लिए कर लो। तो ये पाकिस्तान की भीतर में ही जो है वहाँ की फ़ौज ने कॉलोनाइजेशन शुरू की है और इस कॉलोनाइजेशन में जो है उनके अपने ही लोग पार्टनर हैं। अब उनका ये ज़रूर है कि ऑर्गेनाइज क्राइम के ज़रिए, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि उन्होंने बाहर के देशों को भी बर्बाद करने की कोशिश की है, उनके यहाँ रूल ऑफ लॉ को ख़राब करने की कोशिश की है, वहाँ ड्रग बेचने की कोशिश की है, वहाँ जो है मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की है या नकली नोट बेच करके उनको भी बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरों को अगर आप बर्बाद कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको आबाद करना तो आता ही नहीं है, तो आप अपने घर में भी लोगों को बर्बाद ही कर रहे हैं। तो इससे कुछ होना नहीं है कि अगर इस्तीफ़ा दे भी देते हैं तो कोई दूसरा आएगा और दूसरा भी आएगा तो उसके पास इतनी काबिलियत या इतनी मैंडेट नहीं रहेगी कि वो लॉन्ग टर्म में ये रिफॉर्म कर सके। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन का जो है एकमात्र उपाय ये है कि बाहर की ताकतें, ख़ास करके वेस्ट की ताकतें, वो आए और कहें कि नहीं, रेडिकलिज्म पे पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। और जैसे हमने कहा कि इनकी फ़ौज को वापस भेजें
और जो थोड़े बहुत पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं उनको बताएं कि भाई आप दूसरों से नफ़रत वाली जो बात कर रहे हैं वो आप कोल्ड स्टोरेज में 100 साल के लिए रख दीजिए और उसके बाद गवर्नेंस पे फोकस कीजिए। अगर ये कर रहे हैं तभी एकमात्र वजह लग रहा है, एकमात्र रास्ता दिखाई पड़ रहा है रेणु जी, कि स्थिति वहाँ थोड़ी सी बेहतर हो पाए। सर, भारत को इस समय किस तरह से हैंडल करना चाहिए पाकिस्तान को? क्योंकि हमने कुछ वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पर जहां पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हमको मोदी चाहिए। कुछ ऐसी वीडियोस आई हैं कह रहे हैं कि हमें हमें नवाज शरीफ नहीं चाहिए, हमें इमरान खान नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए। इस तरह की बातें बोल रहे हैं सर। देखिए ये बातें तो वो कह रहे हैं और हमें भावना में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि भारत को तो मेरा मानना है कि 10-15 साल के भीतर ही इस पाकिस्तानी नामक कैंसर को ख़त्म कर देना चाहिए था। इस कैंसर को हमने बढ़ने दिया और बढ़ने ही नहीं दिया, ये न्यूक्लियर पावर भी बन गया और हमारे लोग आंख बंद करके सोते रहे हैं, जो भी कोई क्यों ना कहे। क्योंकि अगर देखें कि 1971 में जो हुआ ना कि 90,000 की उनकी फ़ौज को हमने चुपचाप ऐसे ही दे दिया और जो ज़मीनें भी कब्ज़ा की थी 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में, हमारे लोग हमेशा उसको दे देते रहे हैं। तो हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना है पहली बात। जो लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी चाहिए, ये चाहिए, उनको बताएं कि नहीं ठीक है, पहला काम ये अब कीजिए कि पाकिस्तान की फ़ौज को कहिए कि 90% लोग जाएं बैरक में, ये 10% रहें, 90% लोग जाएं और खेतों में काम करना शुरू करें। कि ये लोग जो है मुफ्तखोर बने हुए मुस्टंडे की तरह जो है इतने सारे लोग उनकी फ़ौज बनी हुई है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ की आम जनता से हमें सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन कोई भी मदद भारत की तरफ से तब तक नहीं जानी चाहिए जब तक पाकिस्तानी स्टेट खास करके मिलिट्री रेडिकलिज्म पे पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगाता है और भारत में भी ऑर्गेनाइज क्राइम पे पूरी तरीके से हम लगाम लगाते हैं। ये दो चीज़ें नहीं करते हैं तो इस कैंसर का बहुत सारा असर हमारे ऊपर आया है। अगर पाकिस्तानी नाम के कैंसर को हमने सही तरीके पे इसका इलाज किया होता तो आज हम चीन के बराबर की अर्थव्यवस्था होते या उससे भी बड़े अर्थव्यवस्था होते। हम लोगों ने इस लड़ाई को ठीक से लड़ा नहीं, उसको ध्यान दिया नहीं और इमोशन में आके जो हम बात करते हैं उस इमोशन से हमें बच के रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पाकिस्तानी स्टेट की सोच है, जो ख़ास करके उसका इस्लाम का इंटरप्रिटेशन है, जो दुर्भाग्य से भारत के भीतर भी कुछ लोग जो है उसको करने की कोशिश करते हैं, उस इंटरप्रिटेशन पे मेरे ख्याल से जो भी हम करेंगे हमें नुकसान ही होगा, हमारा हाथ ही चलना है। सांप की फितरत में है काटना, जहरीले सांप की का जहाँ तक सवाल है तो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और ये मुल्ला कॉम्प्लेक्स जो है ये वो जहरीले सांप की तरह है। तो जब तक इस जहरीले सांप के मुंह से, इनके फन से वो जहर निकाल नहीं दिया जाता तब तक जो है हम इनके साथ दोस्ती कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो वो कह रहे हैं करने दें, हम उनको कहें कि ठीक है आप अगर चाहिए तो आप पहला काम कीजिए, अपने फ़ौज पे दबाव बनाइए और कहिए कि 1/10 जो है फ़ौज रहे और 9/10 फ़ौज जो है चली जाए, वो काम करना शुरू करें, गेनफुली प्रोड्यूस करना शुरू करें और रिफ़ॉर्म लाइए अपने हर एक जगह। और रिफ़ॉर्म लाते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे ही लोग हैं जो कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि मंगोल में मैंने भारत से मिलते जुलते ही लोग थे। चंगेज़ खान भी हिंदू ही थे, ऐसी बात नहीं कि वो मुसलमान थे। हमारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो इस्लाम के भीतर चले गए और इस्लाम के नाम पे हर किस्म का अपराध और गंदे काम करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो हमें संभल के संयम से रहना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है इंसानियत की तरफ अपने कुछ कदम बढ़ाना शुरू करे कि दुनिया में दूसरे इंसानों के साथ वहाँ के लोग भी मिलजुल के रह सकें। सर, आपने बोला कि इंसानियत निभानी चाहिए। इस समय पाकिस्तान की मीडिया में भी बहुत कुछ चल रहा है। वो लोग 3 विकल्प दे रहे हैं कि 3 विकल्प से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है। पहला विकल्प उन्होंने दिया कि सभी पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा और मिलकर गवर्नेंस चलानी पड़ेगी। और दूसरा विकल्प उन्होंने कहा जो आईएएस ऑफिसर हैं, पीसीएस ऑफिसर हैं, उनको मिलके वो मिनिस्ट्री को संभाले। जैसे हमारे देश में जयशंकर जब से विदेश मंत्री बने हैं तब से विदेश मंत्रालय किस स्तर पे पहुंच गया है। तो ऐसी चीज़ें वो लोग कह रहे हैं टेक्नोक्रेट की थ्रू। और तीसरा विकल्प उन्होंने दिया है कि आर्मी वापस आए और सब कुछ संभाले। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ बेहतर हो सकती है? क्या पाकिस्तानी मीडिया का ये समझना, ये विकल्प देना कहाँ तक ठीक है? ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन गलत, सारे तीनों के तीनों गलत ऑप्शन है। ये तीनों से कुछ नहीं होना है। सारे जैसे मैं तीसरे ऑप्शन से जाता हूँ, पाकिस्तानी आर्मी आके सुधारे। सारे मुसीबत की जड़ में पाकिस्तानी आर्मी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा दे, क्योंकि वो खूब रिगरस ट्रेनिंग करते हैं। डकैत भी है, बड़ी वर्जिश करते हैं, लेकिन डकैत की फितरत में डकैती है। तो पाकिस्तानी आर्मी की फितरत जो है वहाँ के लिए एक डकैत की है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल की है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं सकता है।
जहाँ तक उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान सिविल सर्विस और जो भी है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अगर है तो उसके जो लोग हैं, तो उनमें और हमारे अंदर बहुत फ़र्क है। क्योंकि वो भी जो है अगर हैं तो उनके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म कभी थी ही नहीं। उनको जो है कभी भी पाकिस्तानी आर्मी ने बढ़ने नहीं दिया। वो एक कट कर लेना जानते हैं, उसके अलावा गवर्नेंस प्रोवाइड करना 90% के लिए मुश्किल है। एक आध % एक्सेप्शन तो सारे जगह होते हैं, लेकिन वो नॉर्म नहीं होता है, तो उनके लिए भी संभव नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा कि सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एक साथ आ जाए, तो सारे डकैतों को अगर एक साथ ला दें तो क्या वो आके क्या करेंगे? उनको डकैती ही करना आता है, उनको कोई डेवलपमेंट करना तो आता नहीं है। तो ये नहीं है। एकमात्र तरीका जो है, जो चौथा ऑप्शन जो इन्होंने नहीं बात किया है, उसमें पाकिस्तान के जो वाकई लोग हैं जो आना नहीं चाहेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनके डायस्पोरा के या इसके लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत अगर आ सकते हैं भारत से, वो मदद मांगें। और ये पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट तीनों पे लगाम लगाएं, और लगाम लगाने के बाद एक लॉन्ग टर्म में अपनी, जैसे हमने कहा कि एक पॉलिसी बनाएं जो इसका मतलब सिर्फ इस क्राइसिस से ही निकलना नहीं हो, एक लॉन्ग टर्म में विजन हो, उस विजन में रेडिकलिज्म बिल्कुल नहीं हो, रूल ऑफ लॉ बहुत मजबूत हो, मेडिएवल इस्लाम की वो बिल्कुल बात नहीं करें, और किसी के ख़िलाफ़ अपने देश के भीतर या देश के बाहर नफ़रत की बात नहीं करें। और जैसे हमने कहा कि न तो ऑर्गेनाइज क्राइम दुनिया में कहीं और फैलाएं, न अपने देश में रूल ऑफ लॉ को सबवर्ट करें। अगर ऐसा करके वो आते हैं तब उनके देखिए तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत मजबूत, अभी भी बहुत फिज़िकली हेल्दी लोग हैं, वो काम करना शुरू करें तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये कल्पना करना बहुत आसान होगा, रियलिटी ये में संभव नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी अभी भी चाहेगी कि चीन के साथ अंडर हैंड डील करके कुछ न कुछ करके जो है वो अपनी जनता को दबा के रखे रहें और अपने आप को मजबूत करके रखे रहें। अगर वो करते हैं, बलूचियों को कंप्लीट ऑटोनॉमी देते हैं, अगर टोटल आज़ादी नहीं भी देते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि इंटरनल कॉलोनाइजेशन बंद हो, सिंधियों को भी इंसान समझना शुरू करें, शियाओं को भी इंसान समझना शुरू करें, दूसरे लोगों को भी इंसान समझना शुरू करें। अगर ये होता है तो पाकिस्तान की फ़ौज अपने आप मजबूर हो जाएगी बैरक में जाने के लिए, या उसको डाउन साइज़ कर दिया जाएगा। लेकिन ये कल्पना जैसा लग रहा है, ये लग रहा है कि चीज़ें एक्सप्लोड ना हो जाएं पाकिस्तान में भीतर। और हिंदुस्तान, हमें अपने आप को संभाल के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी क्राइसिस से बचाने के लिए कोई ना कोई डिसेप्टिव या ट्रेचरस तरीके से वो हमारे घर में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर पैदा करना चाहेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की साधारण जनता नहीं करना चाहेगी। तो इससे हमें जो है हमेशा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मैं जहाँ तक समझता हूँ रेनू जी, क्योंकि इन लोगों की नस नस से मैं वाकिफ़ हूँ कि कहते क्या हैं, करते क्या है, सोचते क्या हैं, किसी में भी कभी भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और कभी इंटेग्रिटी नाम की चीज़ जो है पाकिस्तानी एलीट में हो ही नहीं सकती है। जेनेटिकली वो चैलेंज है कि उसमें इंटेग्रिटी हो ही नहीं सकती, चाहे वो हिंदू कन्वर्ट ही क्यों ना रहे। तो अपॉर्चुनिज्म, बेहयाई, ये उनके जीन्स का हिस्सा बन चुका है। तो उनसे आप कुछ बेहतर उम्मीद ही नहीं रखें। सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि 1991 में हम लोग भारत में भी आर्थिक संकट आया था, जब हमने अपना सोना गिरवी रखा था विदेश में, और पाकिस्तान की आज स्थिति ऐसी है, तो क्या कोई कंपैरिजन है दोनों की स्थिति में? बिल्कुल नहीं कंपैरिजन है। उस समय हमारी बैड गवर्नेंस रही, बहुत ही ऑप्रेसिव लाइसेंस राज, और ये करके हम लोगों ने कंट्रोल करके रखे रहा, कुछ फैमिलीज़ का वर्चस्व रहा सारी जगह में। तो देखे कि वो कितना सही डिसीजन था, नहीं डिसीजन था, और कह नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं कि बड़ा हेस्टी डिसीजन था सोना गिरवी रखने का, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जैसे ही रिफॉर्म शुरू किया, नरसिम्हा राव जी के सरकार में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, लोगों की एनर्जी अनलीश हुई, और उसके बाद देखिए कि हम काफ़ी अलग दिशा में चले गए। पाकिस्तान का कैरेक्टर ही फ्लॉड है एज अ स्टेट, एज अ सोसाइटी। तो इससे आप वहाँ पे इंटरप्राइज, इनोवेशन, एक्सेलेंस की गुंजाइश बनती ही नहीं है। वो तो सिर्फ जिहाद करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं, और बाहर के नहीं मिले तो भीतर में भी वो करते रहते हैं। तो उनमें वो आप देखें कि एंटरप्रेन्योरियल कल्चर कभी था ही नहीं। हमारे यहाँ तो एंटरप्रेन्योरियल कल्चर था जिसको बंद करके बॉटल अप करके रखा गया था। जैसे उसको रिलीज़ किया गया वैसे उसके चीज़ें दिखाई पड़ी। तो अभी जो स्थिति पाकिस्तान में है, जैसे मैंने कहा कि वो स्थिति जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की स्थिति है, कि वहाँ एलीट अभी भी अपना कोई भी कंसेशन करना नहीं चाहती है। वहाँ के एलीट अभी भी टैक्स देना नहीं चाहते हैं, वो अपने लग्जरी पे कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। तो इसमें जब तक जनता बुरी तरीके से सड़कों पे नहीं आती, हम नहीं चाहते वहाँ वायलेंस हो, बुरी तरीके से जनता सड़कों पे नहीं आती है और वो मजबूर नहीं करती है
कि अपने पॉलिटिकल एलीट को भी और अपने मिलिट्री एलीट को भी, इनको मजबूर नहीं करती है, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी हो और सबके भलाई के लिए भी हो। सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के आर्थिक संकट पर कि किस तरह के वहाँ के हालात हैं और कैसे इन्हें सुधारा जा सकता है। हमारे सर ने बताया कि क्या क्या चीज़ें अगर पाकिस्तान करता है तो हालात बेहतर हो सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।